हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। फटाफट देख लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। फर्स्ट न्यूज़ हमारी निकल के आ रही है एनटीपीसी की तरफ से, जो 5 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करना चाह रहे हैं। 60% ग्रीन एनर्जी से आएगी, 40% थर्मल कैपेसिटी। ये जो इनका 5 गीगावाट का एडिशनल टारगेट है, इस साल इन्होंने 27% हायर टारगेट रखा है अपना 2023-24 के लिए। 60% रिन्यूएबल से बनाएंगे, 40% थर्मल से बनाएंगे। स्टेट ओन्ड कंपनी है, सब्सिडरी है, ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी है 3.5 गीगावाट की, पाइपलाइन एक्सीडिंग 20 गीगावाट। एनटीपीसी ने 3924 मेगावाट ऐड किया है 2023-24 में। क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जो अब लेके आ गया 76 गीगावाट तक। एक्सपैंड करना चाहती है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी को 45 to 50%, इंक्लूडिंग 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 130 गीगावाट बाय 2032। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज़ ऐड हो रही हैं। एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं कि थर्मल कैपेसिटी जो कि 16.8 गीगावाट है, उसको भी ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी प्लान्स में ऐड कर लिया जाए। और थर्मल कैपेसिटी एडिशन में है इसके, जो कि लार्जर एम पावर मिनिस्ट्री का बनता है 85 गीगावाट का। 2032 तक इनको ये अपना जो ग्रोइंग डिमांड है हमारे कंट्री में, उसको मीट करने के लिए इस साल इन्होंने 5 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी जनरेट करने के लिए अपना सेटअप करना है। सेकेंड न्यूज़ है हमारी, सिल्वर ने ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। 82,000 रुपीज़, 82,109 पर केजी आ गया है। मेन जो इसके कुछ रीजंस हैं, 3 मेन रीजंस कंसिडर करे जा रहे हैं। एक तो जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स चल रही हैं, इसकी वजह से चाइना का जो एक हैवी बाइंग है सिल्वर को, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में वो लोग बाय कर रहे हैं। दूसरा जो फेड के पावल हैं, उन्होंने हिंट किया है कि मतलब रेट कट्स अभी थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, तो उसका जो सिल्वर का लॉन्ग टर्म बुलिश सिनेरियो था वो बूस्ट हो गया है उससे। थर्ड जो है, एक सिल्वर की डिमांड में ग्रोथ आ रही है। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 1% से बढ़ जाएगी ग्लोबली, 1.2 बिलियन आउंसेस के आसपास। सप्लाई भी 3% के आसपास बढ़ रही है। ब्रेकआउट ये जो आया है कई साल के बाद आया है। सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। यह मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है इसका। अगर आप नोटिस करोगे तो प्रीवियस जो एरिया था 2020 से अभी तक ये इसी रेंज में घूम रहा था। अब सिल्वर ने काफ़ी डिसाइसिवली ब्रेक किया इस रेंज को अपनी को, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करके निकला है, तो इसमें ऊपर तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 88,640 के अराउंड भी जा सकता है आने वाले टाइम में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड। गोल्ड में भी न्यू हाई आ गया है, बट इसकी वजह से जो हमारे ज्वेलर्स हैं और जितनी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी सी डिमांड में कमी आ रही है। महंगा हो गया है। 1 तोला सोना अब 1198 रुपये पर तोला महंगा हो गया है। 1.72% का राइज आया है। थोड़ा फेस्टिव सीज़न भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अब जो ये राइज इन प्राइस हुआ है गोल्ड का, इसकी वजह से जो रिटेल की तरफ से ज्वेलरी की डिमांड है वो थोड़ी गिर चुकी है कुछ हद तक। और फेस्टिव सीज़न है तो बट जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट के हिसाब से अगर देखोगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी अब गोल्ड की। और मेन रीज़न इसके ये हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है हमारी मिडल ईस्ट में, तो सेफ़ हेवन चाहिए इन्वेस्टर्स को। सेफ़ हार्ड एसेट्स में अपना लगाएं पैसा, तो इसलिए वो गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। सेकंड, सेंट्रल बैंक्स हैं जितने भी वर्ल्ड में, वो सब अपने रिजर्व्स ऐड कर रहे हैं, गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए। थर्ड जो है, रेट कट्स हैं जो यूएस में, वो भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस को। ऑल टाइम हाई टच किया है, बट ज्वेलरी सेक्टर इससे थोड़ा सा अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि जब महंगा हो जाता है गोल्ड तब लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ख़रीदना, सस्ते टाइम पे ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो एक्साइड एनर्जी की तरफ से आ रही है। हुंडई मोटर और किया कॉरपोरेशन के लिए अब बैटरीज जो प्रोड्यूस करेंगे वो एक्साइड एनर्जी करेगी। एक्साइड का भी चार्ट देख लेते हैं। एक्साइड ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये हमने इस लेवल पे डिस्कस किया था, अराउंड दिस लेवल। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है इस रेंज को।
मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अब इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा कम से कम 144% का। ये एकदम से नहीं आएगा टारगेट, बट ओवर टाइम आपको मिल जाएगा। तो इसका आने वाले टाइम में 800 के आसपास भी ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है आपको। डबल होने की इसमें पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ओवर टाइम। ओवरनाइट नहीं होगा, ये ओवर टाइम होगा। तो अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मंथली ब्रेकआउट हो गया है, वीकली में भी ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। डील भी हो गई है इनकी किया के लिए और हुंडई के लिए। ये लोग अब बैटरीज मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पिरामल ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है 110 करोड़ रुपए बायोडील फार्मा में। बायोडील फार्मा वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है नेज़ल स्प्रेस का इंडिया में। तो जिस हिसाब से पोटेंशियल है नेज़ल स्प्रे सेगमेंट की, तो पिरामल ग्रुप ने सोचा है कि इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है हमारी ये, और आने वाले टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट इनको काफ़ी रिवॉर्ड दे सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया का जो फार्मा मार्केट है वो मार्च में 9.5% से ग्रो किया है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज़ बीन रोबस्ट अराउंड 9.5%। मेजॉरिटी ऑफ द थेरेपीज़ हैव शोन पॉजिटिव वैल्यू ग्रोथ एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी। जो जितनी भी थेरेपीज़ हैं उसमें दो मेन, कार्डियोलॉजी और एंटी इन्फेक्टिव्स, ये टॉप पे आई हैं। तो आईपीएम ने रिकॉर्ड सेल्स करी है अबाउट 16,158 करोड़ रुपीज़। पॉजिटिव ग्रोथ है मूविंग एनुअल टोटल बेसिस पे। मार्केट ने 6.5% की वैल्यू ग्रोथ की है। टॉप थेरेपीज़ जो हैं वो कार्डियक और एंटी इन्फेक्टिव्स, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नियोप्लास्टिक, वैक्सीन्स वगैरह, इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है मार्च में। तो इंडियन फार्मा के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। फार्मा इंडेक्स देख लेते हैं कैसा चल रहा है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है फार्मा कंपनीज़ ने पिछले कुछ टाइम में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने अपना टारगेट कुछ हद तक दे ही दिया है। 131% का मूव था। यहाँ से हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे तो 131% अभी काफ़ी ऊपर है, और भी ग्रोथ इसमें पड़ी है ओवर टाइम। ये भी आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा फार्मा भी, क्योंकि आपको भी पता है मेडिसिन्स बच्चे से लेके बूढ़े तक सब खाते हैं, और जिस हिसाब का आजकल एनवायरनमेंट हो रखा है और जितना पॉल्यूशन और जितनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ में मिलावट है, तो फार्मा तो हमेशा चलेगा ही। नेक्स्ट देखोगे म्यूचुअल फंड्स का अगर आप देखोगे, यहाँ से समझते हैं। एफपीआईज़ का जो शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन डोमेस्टिक इक्विटीज़ समझ रहे हैं हम। एफपीआईज़ का जो शेयर है वो 37.17 है। उसके बाद आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स जिनका 20% स्टेक हो चुका है। तो इससे क्या है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो पिछले 5 सालों में जो शेयर ऑफ लोकल फंड्स है वो 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ चुका है। 5.3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है पिछले साल के मुकाबले, जहाँ पहले थी 3.1 लाख करोड़। एफपीआईज़ ने डाले थे 3.1 लाख करोड़, और हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स ने डाले हैं 5.3 लाख करोड़। तो लोकल फंड्स का जो शेयर है वो भी बढ़ रहा है। पिछले साल 97% के अराउंड था, इस साल 99.6% के अराउंड है। म्यूचुअल फंड्स का शेयर अब 20.1% हो चुका है। दीज आर अमंग द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आफ्टर, इसके बाद म्यूचुअल फंड के बाद आते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ जिनका 12.9% का स्टेक है। उसके बाद आते हैं बैंक्स, 2.9% का शेयर है। लोकल पेंशन फंड्स हैं, उनका 1.3% का स्टेक है। इक्विटी में देख रहे हैं हम ये किस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कितना शेयर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 0.3% का स्टेक है। तो टोटल इंस्टीट्यूशनल फंड्स इन इंडिया आर 172 लाख करोड़। तो 45% टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री इनके हाथ में है। एफपीआई का लार्जेस्ट शेयर है। टोटल इंस्टीट्यूशनल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो 37.2% है, और लोकल म्यूचुअल फंड्स का 20% है। तो इससे ओवर टाइम क्या होगा कि जब हमारे डोमेस्टिक और लोकल फंड्स के पास ज़्यादा पैसा होता है और उनका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, तो एफपीआईज़ की जो सेलिंग है उससे हमारी मार्केट्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगी। ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है श्रीराम फाइनेंस की तरफ से।
इन्होंने अपने एफडी रेट्स बढ़ा दिया है 5 to 20 बेसिस पॉइंट्स। 12 महीने से लेके 60 महीने तक की जो इनकी एफडीज़ हैं उस पर आप 7.8% से लेके 8.8% तक का ले सकते हो रिटर्न। सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल है 50 बेसिस पॉइंट्स का, वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए अलग 10 बेसिस पॉइंट्स है। तो मैक्सिमम रेट जो निकल के आएगा वो 9.4% आएगा वुमेन सीनियर सिटीजन के लिए। जितने भी वेल्थ मैनेजर्स हैं उन्होंने यही देखा है कि भाई जो श्रीराम फाइनेंस है हमारा, उसकी AA रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। श्रीराम फाइनेंस का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट। एक रेंज में था ये, यहाँ इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया इसको और काफ़ी अच्छे लेवल पे है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की, तभी ये इतने अट्रैक्टिव एफडी प्राइसेस दे रहे हैं आपको। पिछले इसी महीने 3 अप्रैल के आसपास बजाज फाइनेंस में ने भी अपने एफडी रेट्स को, डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाया था 60 बेसिस पॉइंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। ज़्यादातर एफडी वैसे सीनियर सिटीजन्स ही करते हैं क्योंकि इनका जो रिटायरमेंट फ़ंड होता है उसको ये डालते हैं अपनी मंथली इनकम को फंड करने के लिए। तो जो बजाज फाइनेंस है उनका जो एफडी रेट्स है वो 8.6% है अगर आप डिजिटली बुक करते हो तो, 42 मंथ्स का टेन्योर लेते हो तो, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.85% के आसपास है। एसबीआई में अगर आप देखोगे तो वो 6.75 से लेके 7% तक का देते हैं सेम टेन्योर में, और पोस्टल डिपॉजिट्स आपको देते हैं 7.1 से लेके 7.5% का रिटर्न। तो श्रीराम फाइनेंस में एफडी करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट है अगर आपके घर में वुमेन सीनियर सिटीज़न है तो उनको 9.4% का रिटर्न मिल जाएगा, और ये आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डेट में भी डाल सकते हो एफडी करा के। काफ़ी अच्छा स्टेबल रिटर्न है और इजी भी है समझने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक TSAT-1A मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च की है। फर्स्ट है ये प्राइवेट सेक्टर की जो सक्सेसफुली लॉन्च हुई है और प्लेस्ड इन ऑर्बिट है। जो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है, फ्लोरिडा से लॉन्च की गई थी। सैटेलाइट प्रोवाइड करेगी मिलिट्री ग्रेड इमेजरी, हाई रेजोल्यूशन, लेस देन 1 मीटर पर पिक्सल, डाउनलोडेड एंड प्रोसेस्ड एट ग्राउंड सेंटर इन इंडिया, बिल्ड बाय TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड लिमिटेड। इंडिया के पास कुछ मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने बिल्ड करी है, बट प्राइवेट सेक्टर में ये फर्स्ट सैटेलाइट है और एक कंपनी आ गई है तो आगे आगे और भी हमें डेवलपमेंट देखने की मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ पे आप फोकस कर सकते हो। एक शेयर डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये बात आई तो मैंने एक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है बट काफ़ी अच्छी पोटेंशियल रखता है ये आने वाले टाइम में। ये जितने भी लेंस और इमेजरी का जो सिस्टम होता है जो सैटेलाइट्स में यूज़ होता है वो बनाते हैं ये। अभी 695 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 1261, ऑलमोस्ट 2x का डिफरेंस है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी ITC होटल की। इनके 130 होटल्स हैं अभी करंटली इंडिया में, एक्सपैंड करना है इनको, 200 होटल्स तक जाना है। एडिशनल 70 होटल्स बनाएंगे ये अगले 5 सालों में। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है इनका। और सिर्फ ITC होटल्स नहीं, अभी हमने पिछली 2 वीडियोज़ में देखा था विंध्यम होटल्स भी आना चाह रहे हैं, वो भी अपने 50 नए होटल्स बना रहे हैं। और आपका जो हयात होटल्स हैं वो भी 50 एडिशनल होटल्स बना रहे हैं, 50 नहीं 37 एडिशनल होटल्स बना रहे हैं। तो ये सेक्टर काफ़ी बीटन डाउन था कोविड के बाद से, ट्रैवल और टूरिज़्म थोड़ा सा बीटन डाउन था, लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे, बट उसके बाद से जब से रिकवरी हुई है तो होटल सेक्टर में और ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। और जिस हिसाब से इंडिया ने भी अपने स्पिरिचुअल सर्किट्स बनाए हैं तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है और ITC होटल्स भी इसमें अपना पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं और इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे होटल्स के लिए और इस सेक्टर के लिए, उसमें डिस्कस करेंगे कि सारी कंपनीज़ किस में ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रही हैं और अच्छा पोटेंशियल आपको फ्यूचर में रख सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।